नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूजीन देल्लाक्रोआ कौन था। यूजीन देल्लाक्रोआ एक फ्रांसीसी चित्रकार था जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकार थे, उनमें से एक था यूजीन देल्लाक्रोआ। बिस्मार्क ने दक्षिण जर्मनी राज्यों को जर्मनी संघ में कैसे सम्मिलित किया था उसने, बिस्मार्क ने सन 1871 में बिस्मार्क ने फ्रांस से युद्ध किया और उसे सेडान के युद्ध में हरा दिया। तो फ्रांस को हरा दिया सेडान के युद्ध में 1871 में, जिसके परिणाम स्वरूप उनका दक्षिणी जर्मन राज्यों को जर्मन संघ में जो मिलाने का रास्ता था वो साफ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के कोई दो कारण आपने लिखने हैं। एक पे सर्वस्लाव राष्ट्रीय समूहों ने, जो बाल्कनक क्षेत्र था, सर्वस्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, और दूसरा था रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत जो बाल्कनक क्षेत्र था, बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट, जाल्वेराइन से क्या अभिप्राय है। जाल्वेराइन 1834 में पर्शिया की पहल पर स्थापित किया गया एक ऐसा शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिवेश किसे कहते हैं। गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया। महात्मा गांधी जी ने चलाया। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने अहमदाबाद की सूती कपड़ा मिल के मजदूरों का आंदोलन कब चलाया था उन्होंने, तो ये चलाया था 1918 में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्र हुए थे। जलियांवाला बाग में लोग जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट के विरोध में सभा करने के लिए एकत्र हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुए थे। खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया, तो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब लिया गया। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम बताना आपने, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम है महात्मा गांधी जी। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी में किस रूप में काम कर चुके थे, तो जो बाबा रामचंद्र थे ये फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, 1923 में किया था। चितरंजन दास या सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे के साथ किया था, तो साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, इन नारों के साथ साइमन कमीशन का भारत में स्वागत किया गया, विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पास किया, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया। नमक यात्रा में कितने वॉलंटियर या स्वयं सेवक गांधी जी के साथ चले, तो 78 वॉलंटियर साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी के साथ चले। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी। पूना पैक्ट के अंतर्गत जो दलित वर्ग थे, दलित वर्गों के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण कर दिया गया था, पूना पैक्ट 1932 के तहत। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना कब और किसने की थी, 1817 में की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत माता की पहली तस्वीर कब और किसने बनाई थी, 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। 1905 में भारत माता की पहली तस्वीर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तस्वीर में भारत माता को किस रूप में चित्रित किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया था। गांधी जी की सत्याग्रह की पद्धति विशेषतः किन 2 बातों पर आधारित थी। नंबर 1 पे कहता है सत्याग्रह के विचार में जो सत्य की शक्ति है उस पर आग्रह करना, और नेक्स्ट है सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का आपने वर्णन करना है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, पहले 1916 लिखा हुआ था एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन वर्तमान में जो नई एनसीईआरटी का पब्लिकेशन उसमें आया हुआ है बुक्स, उसमें 1917 ही है ये। तो 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया।
और 1917 में ही गुजरात का जो खेड़ा जिला है वहाँ पर किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि खेड़ा जिले में किसानों की जो फसल थी वो खराब हो गई थी और किसान लगान देने की हालत में नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों का नेतृत्व किया और उनका लगान माफ करवाया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की स्वीकृति कब और कहां हुई? तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगी। हालांकि इसका प्रस्ताव रखा गया था सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें प्रस्ताव रखा गया, और दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें उस निर्णय के ऊपर स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर का रास्ता रोक लेते हैं, उसे बोलते हैं पिकेटिंग। 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत मजदूरों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, मतलब नहीं मिलती थी। तो गांधी इरविन समझौता क्या था? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसके द्वारा गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी, जो कि कांग्रेस ने इससे पूर्व इस सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा की थी। तो आपको पता है भारतीयों के लिए जो सुविधाएं दी जानी थी या गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था, जिसमें केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। तो पहले का भी बहिष्कार किया था कांग्रेस ने और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था। देशी खर्चे या होम चार्जेस क्या था? ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्चे को देशी खर्च या होम चार्जेस कहा जाता था, और यह खर्च भारतीय करदाताओं द्वारा दी गई राशि से पूरा किया जाता था। पूना पैक्ट क्या था? सितंबर 1932 में वह पूना पैक्ट के द्वारा, पूना समझौते के द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी गई थी। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था? 1870 के दशक में लिखा था, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें किसका गुणगान किया गया था? तो इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी? तो मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक थी वो चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई थी। और खुशनवीसी किसे कहते थे? खुशनवीसी हाथ से सुंदर सुडोल अक्षरों में कलात्मक ढंग से लिखी गई लिखाई को खुशनवीसी कहते थे। केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी नामक अखबार का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने दूसरा अखबार का प्रकाशन किया था मराठा का। तो केसरी और मराठा 2 अखबार थे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ? लकड़ी के ब्लॉक बनाकर उससे प्रिंटिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ था? लगभग 594 ईस्वी में। जापान में छापे खाने का आगमन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो चीनी बौद्ध प्रचारक थे। ये 768 से 770 ईस्वी के आसपास छापे खाने की जो तकनीक है ये लेकर जापान आए थे। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है। यह कब छपी थी? 868 ईस्वी में छपी थी। 17वीं सदी में चीनी मुद्रण कला के रूप में क्या परिवर्तन आया? 17वीं सदी से पहले केवल विद्वान और अधिकारी लोग ही मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता होते थे, लेकिन 17वीं सदी में व्यापारी अपने रोजमर्रा के काम की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लग गए। नेक्स्ट है हमारा, जापान में मुद्रण कला के आरंभ के विषय में आप क्या जानते हैं? जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे वो 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आई। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में छपी थी, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर मींस लकड़ी पर खुदे चित्र भी है। मार्को पोलो कौन था? वह कहाँ का रहने वाला था? तो मार्को पोलो इटली का एक यात्री था जो काफ़ी लंबे समय तक चीन में रहने के बाद 1295 ईस्वी में अपने देश वापस गया और इटली जाकर मुद्रण कला का विकास किया। तो सीधा सा मतलब यही है कि मुद्रण यूरोप में मुद्रण कला कौन लेके गया? तो मार्को पोलो लेकर गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग जर्मनी का एक निवासी था। उसने रोमन वर्णमाला के
सभी 26 वर्णों के टाइप तैयार किए ए टू जेड, और 1448 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया योहान गुटेनबर्ग, जो जर्मनी का निवासी था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोप के बाजारों में आई मुद्रित पुस्तकों की संख्या कितनी थी? तो 15वीं सदी में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें आई, जबकि 16वीं सदी में यूरोप के बाजारों में आने वाली मुद्रित पुस्तकों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई, 2 करोड़ से 20 करोड़। कीतागावा उतामारो कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीतागावा उतामारो कौन था? तो कीतागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए थे। एदो, जिसका वर्तमान नाम टोक्यो है, जो जापान की राजधानी है टोक्यो या टोक्यो, उसका प्राचीन नाम है एदो, जिन्होंने उकियो नामक एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिनमें आम शहरी के जीवन का चित्रण किया गया था। मार्टिन लूथर के पुस्तकों के बारे में क्या विचार थे? मार्टिन लूथर के, तो वे पुस्तकों को ईश्वर की दी हुई महानतम देन मानते थे। 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन व्यक्ति ऐसा मानता था कि पुस्तकें ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ये कथन किसका है? ये मार्टिन लूथर का है। नेक्स्ट है, वे मानते थे कि पुस्तकों के माध्यम से धर्म सुधारक के कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है, बहुत ही सशक्त तरीके से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, इरेसमस कौन थे और पुस्तकों के बारे में उनके क्या विचार थे? इरेसमस लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक थे। वे अधिक संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन को हानिकारक मानते थे। उन्हें डर था कि कहीं पुस्तकें लोगों को अनैतिक न बना दें। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये शब्द किसके अभी पढ़ा था हमने? मार्टिन लूथर के हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन क्या था? 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे और इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए कौन से गुण अपनाए? तो इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला, शिलिंग श्रृंखला के अंतर्गत छापी गई थी, और पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या ए जिल्द संस्करण छापे थे।